मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर 100 मुसलमानों पर एक मुस्लिम मस्जिद या जगह है। मतलब ये समझिए 25 लाख से ज़्यादा ऐसी जगह हैं। सही ये है कि मुसलमान कई जगह जानवरों से भी गई गुजरी जिंदगी बिता रहा है। हम गाय को रोजाना नहलाते हैं, लोग पालतू कुत्तों को नहलाते हैं, उनके पास नहाने की सुविधा नहीं है। इसका भ्रष्टाचार ऐसा है कि वो भ्रष्टाचार करते हैं धर्म के नाम पर। वो कहते हैं कि वो दबा देते हैं भ्रष्टाचार को, और बहुत से लोग धर्म की वजह से कि ये कहते हुए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम खुदा के बंदे हैं और हमको खुदा ने अधिकार दिया, ऐसा तो धर्म के रहनुमा बनकर उन लोगों ने जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो इतनी ज़्यादा है, मेरे को लगता है इतनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास पूरे संसार में, चाहे मुस्लिम देश कितने भी रईस तेल की वजह से कितने हो, तब भी किसी भी संस्था के वक्फ बोर्डों पर या जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस पर इतनी संपत्ति नहीं है जितनी इस हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड के बाद आज हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 25 लाख करोड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड पे है, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम दर दर ठोकरें खा रहा है। नमस्कार, मैं ध्रुव अग्रवाल और क्रूसेड इंडिया आंदोलन में चला रहा हूँ पिछले 25 सालों से। उसके अलावा विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। सीए का मैं नेशनल चेयरमैन रहा, वकीलों का मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद परिषद का मैं अंतर्राष्ट्रीय सह अध्यक्ष हूँ, एंटरप्रेन्योर्स का भी हूँ और मेरी करीब 100 किताबें आ चुकी हैं। बहुत सारा हम लोगों ने धर्म का भी अध्ययन किया, अध्यात्म किया और देश का किया। वतन आज़ाद हुआ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हर गली में हर कोने में गाया गया। संविधान बना, संविधान के आर्टिकल 26, 27, 28 ने धर्म की छूट दी कि कोई भी आदमी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, जैसे संसार के कोई भी धर्म यहाँ पे अपना सकता है और अपना प्रमोशन कर सकता है। उस दौरान ये वक्फ बोर्ड बने और वक्फ बोर्ड की संपत्ति 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 5 शहरों में ही 2 लाख करोड़ कम से कम वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तमिलनाडु हाई कोर्ट ने कहा 1 लाख करोड़ संपत्ति केवल तमिलनाडु में। उस हिसाब से यदि इंडेक्सेशन किया जाए, आज हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 25 लाख करोड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड पे है, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम दर दर ठोकरें खा रहा है और उसका कलंकित हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि जो धर्म बेस्ड है और जो संस्थाएं हैं, जो छूट दी गई, जो संविधान ने कहा, और जो लोग जब देश का बंटवारा हुआ उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमें इस वतन से प्यार है, हम यहाँ रहेंगे, यहीं अपना धर्म करेंगे, उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्योंकि कुछ चंद लोगों ने केवल धर्म के सहारे या ये कह के कि मुस्लिम धर्म पे खतरा है, उन प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर लिया है। उन्होंने बड़ी बड़ी जो बिल्कुल सड़क साइकिल पे चलते थे उनकी यूनिवर्सिटियां हो गई। यहाँ भी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता जी ने 2 साल पहले मुद्दा उठाया। अमानुल्लाह खान ने जब 36 वक्फ बोर्ड के अंदर अवैध भर्तियां करी, और वो अवैध भर्तियां किस लिए की गई थी, जिससे कि उस माल को आराम से खाया जा सके। उसके बावजूद सब सरकारें मिली हुई हैं, ना भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया, ना आम पार्टी का तो वो था ही विधायक अमानुल्लाह खान। 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर बार बार कहा जा रहा है कि सिया बोर्ड पर भी, सिया वक्फ बोर्ड पर भी, सुन्नी वक्फ बोर्ड पर, सब पे CBI लगाई, FIR भी की। योगी जी भी कह रहे हैं कि भाई इन पे जांच होगी, लेकिन असलियत में हो कुछ नहीं रहा। हो तब सकता है जब जनता जागे, जब मुस्लिम समाज जागे, जो दर दर ठोकरें खा रहा है कि हमारी इतनी संपत्ति होते हुए, इतनी जगह होते हुए, इतने संसाधन होते हुए भी मुस्लिम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे ही लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। क्योंकि हर जगह, केवल दिल्ली के अंदर, मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर 100 मुसलमानों पर एक मुस्लिम मस्जिद या जगह है। मतलब ये समझिए 25
लाख से ज़्यादा ऐसी जगह हैं, और यदि ज़मीन का हिसाब लगाया जाए तो हजारों हजारों एकड़ नहीं, कई लाख एकड़ ज़मीन तो केवल दिल्ली और लेकिन अवैध बिक्री हो रही है। जो है वक्फ बोर्ड के एक्ट में लिखा है, सेक्शन 45-46 के अंदर हर वक्फ बोर्ड को ऑडिट कराना होता है, अंकेक्षण कराना होता है और उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा है। जो खुद जो माइनॉरिटी के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सवाल उठाने के बावजूद जब तक मुस्लिम समाज जो दर दर ठोकर खा रहा है, कलंकित हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो नहीं जानेगा कि उनकी कितनी संपत्ति है और कितना अधिकार उनको मिला हुआ है संविधान के अंदर अपने धर्म को प्रोपोगेट करने को, वो यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, बेचारा रहेगा। और केवल सरकार को दोष देने से भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सरकारी लोग, पर्टिकुलरली जो लोग कहते हैं कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं, जैसे यहाँ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के ही विधायक बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। मुसलमानों का शोषण जितना उन लोगों ने किया है जो बनते हैं मुस्लिमों के रहनुमा, उससे ज़्यादा किसी और ने किया नहीं है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये भी सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो दिल्ली की सबसे महंगी ज़मीन है, जहाँ पर जिसका इतिहास है, जिसको प्रेस एरिया कहा जाता है, बहादुर शाह जफर मार्ग, एक तरफ पुलिस हेडक्वार्टर है, एक तरफ पुराना इनकम टैक्स ऑफिस है, ये सबसे महंगी और इसको दिल्ली बंद कहा जाता है। यहाँ पे इतनी जगह है। इसी तरह सारी प्राइम जगह जो सबसे महत्वपूर्ण जगह हैं वो वक्फ बोर्ड के पास हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के जो नेता हैं उनको केवल मंत्रियों से मिलने में या बड़े बड़े लोगों से मिलने में फ़ख्र महसूस होता है, और उनके साथ मिलकर वो एमसीडी को भी से अपने साथ मिला लेते हैं, सरकार को भी अपने साथ मिला लेते हैं। उसकी वजह से मुस्लिम समाज का जो दशा यहाँ पर हो रही है उसका कारण यही है, और वो कलंकित हो रहा है, दर दर ठोकरे खा रहा है। मैं देखता हूँ इतना संसाधन होने के बावजूद मुस्लिमों को, बहुत सारों को रहने को जगह नहीं है। यदि आप झुग्गियों में कहें, अनऑथोराइज्ड एरिया में कहें, सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। जमुना के किनारे जहाँ बाढ़ आती थी भागना पड़ता था, जो जसोला क्षेत्र है वो सब जमुना के किनारे का वो क्षेत्र था जहाँ कोई रहना नहीं चाहता था, जहाँ पे मगरमच्छ तक आ जाया करते थे, जो दलदल था जिस दलदल में। लेकिन क्योंकि इनकी जो अच्छी अच्छी जगह थी उसको कुछ नेताओं ने, कुछ राजनेताओं ने और कुछ दबंग लोगों ने हथियारों के बल पे, मैं आपको कह सकता हूँ कि उसमें असामाजिक तत्व भी शामिल हो सकते हैं, और क्योंकि जब जांच की जाएगी तभी वो चीज़ें सामने आएगी। क्योंकि दबंग लोग ऐसे होते हैं, वो अपने विरुद्ध कोई भी आरोपी को जिंदा नहीं छोड़ते या उस आरोपी के सबूत नहीं छोड़ते। इसकी वजह से लोग सामने नहीं आ पाते। लेकिन इसकी वजह से उन दलदलों में जो सबसे घटिया जगह हैं, जहाँ पानी की सुविधा नहीं, जहाँ बिजली की सुविधा नहीं, जहाँ पे स्वच्छ हवा नहीं, जहाँ गंदगी है, ऐसी जगह में रहने को मुस्लिम समाज के ऐसे होनहार लोगों को वहाँ पे रहना पड़ रहा है। कारण यही है कि उनके ही जो धर्म के रहनुमा बनकर उन लोगों ने जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो इतनी ज़्यादा है, मेरे को लगता है इतनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास पूरे संसार में, चाहे मुस्लिम देश कितने भी रईस कितने तेल की वजह से कितने हों, तब भी किसी भी संस्था के वक्फ बोर्डों पर या जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस पर इतनी संपत्ति नहीं है जितनी इस हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड के बाद आदि। इसका भ्रष्टाचार ऐसा है कि वो भ्रष्टाचार करते हैं धर्म के नाम पर। वो कहते हैं कि वो दबा देते हैं भ्रष्टाचार को, और बहुत से लोग धर्म की वजह से, कि ये कहते हुए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम खुदा के बंदे हैं और हमको खुदा ने अधिकार दिया। ऐसा यही नहीं हुआ, पूरे संसार में हुआ। पहले संसार के अंदर पादरियों ने पूरे संसार को कब्जा कर लिया था। वो उसको डार्क एजेस कहते थे, डार्क एजेस कहते थे। तब पूरे संसार में वो कहते थे कि आपको तो सब संपत्ति पादरियों की है, सब धर्म की है। आपको तो जब आप स्वर्ग जाओगे, जब आप
मर जाओगे तब आपको हेवन मिलेगा, आप यहाँ पे तो सब कुछ हमको दे दो। उसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच क्रांति हुई, और उसी 1757 से ये शुरुआत हुई जब लोगों ने कहा कि हमारे अपने राइट हैं। इसी को हम कहते हैं समाजशास्त्र का उदय हुआ। समाज बना ही 1757 से, उससे पहले डार्क एजेस थी। तो क्रिश्चियन ने तो छुटकारा पा लिया है, वहाँ पादरियों का अभी भी पूरा अमेरिका चलाते हैं, रॉक फेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन एंड क्रिश्चियन सोसाइटी। लेकिन उसके बावजूद फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से लिबर्टी आई, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आज भी मुस्लिम समाज उसी 1757 से पहले वाली डार्क एज में गुजर रहा है। और इसकी वजह से आप समझ नहीं सकते, कई जगह कहना बहुत गलत होगा लेकिन सही ये है कि मुसलमान कई जगह जानवरों से भी गई गुजरी जिंदगी बिता रहा है। हम गाय को तो रोजाना नहलाते हैं, लोग पालतू कुत्तों को तो नहलाते हैं, उनके पास नहाने की सुविधा नहीं है, उनके पास हवा लेने की सुविधा नहीं है। ऐसी स्थितियों के अंदर मुस्लिम समाज रह रहा है। उसको देखकर दया आती है कि भारत की राजधानी, जो भारत अपने को कहता है मैं समृद्ध हूँ, पूरे संसार के अंदर हम सर्वोच्च हैं, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उसके अंदर हमारा नागरिक जिसने खुद चूज किया कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, ये हमारा वतन है, हम यहाँ रहेंगे, यहीं तरक्की करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आज जब हालत देखते हैं, नंद नगरी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पानी का एक टैंकर आता है, हजारों किलोमीटर की लाइन लगी होती है, पानी पीने को नहीं है। इसको कहते हैं हम राजधानी, हम कहते हैं स्पेस पे जाएंगे। ITO पे खड़े कब्रिस्तान पे, इसको लेके क्या कहना चाहिए? मैं कब्रिस्तान पे लेके कहना चाहूँगा कि ये जो कब्रिस्तान की संपत्ति है उसको भी कई जगह बेचा जा रहा है, और बेचा जा रहा है उसके बाद में कई जगह कब्रों को हटा हटा के आले से बना दिए, उनके अंदर कब्रें रख दी गई हैं और उसका अनऑथराइज्ड यूज हो रहा है। ये जगह का भी, क्योंकि आज आप लोग हैं, मीडिया है, पत्रकार है, इसकी वजह से ये बच जाएगी। नहीं, हर जगह ऐसे ही हो रहा है, हर जगह, हर जगह छोटे छोटे शहरों में ऐसा है। मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि केवल बड़े शहरों की बात है, हर छोटे से छोटे कस्बे में भी वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है। हर जगह झगड़े चल रहे हैं, कम से कम हजारों केस तो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर शहरों में और छोटे टाउन में वक्फ बोर्ड के चल रहे हैं। तो अभी जो मीडिया है, मीडिया के द्वारा किसको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? आज मीडिया के द्वारा यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो धर्म है वो देश की तरक्की और नागरिकों की तरक्की के लिए पास काम करे। इसके लिए हमने कई आंदोलन किए हैं। इसके अंदर हमारे साथ मतलब ये समझिए 112 से ज़्यादा रिटायर्ड IAS अफसर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे MP जुड़े हुए हैं और अधिकारी जुड़े हुए हैं। उसके माध्यम से हमने एक RBI बनाया है, रिलीजियस बेस्ड इंस्टीट्यूशन। जो तरक्की हमको करनी है वो कास्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशन से भी, रिलीजियस बेस्ड इंस्टीट्यूशन से भी, और बाकी जो है, क्योंकि हम सरकारी मॉडल तो फेल हो चुका है, तो इस सरकारी मॉडल पे आज आप देश का हित करना चाहते हैं, अपने गांव का हित करना चाहते हैं। लेकिन आपने समस्याएं तो सारी रखी। हाँ, आप इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी कुछ बताइए ताकि उस पर कार्यक्रम। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले ये है कि जिन वक्फ बोर्ड ने अपना सेक्शन 45-46 के अंदर अंकेक्षण यानी ऑडिट नहीं कराया है, उन सबको सरकार नोटिस दे कि उसको कब्जा किया जा सकता है। आर्टिकल में ये प्रावधान है। आपको पता होगा 9 लाख मंदिरों में से 5 लाख मंदिर सरकार ने कब्जा करे हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को गलत बताया हुआ। आप सर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वक्फ बोर्ड ने पिछले हफ्ते ही ये तय किया है कि सारी संपत्तियों का हम सर्वेक्षण कराएंगे, उसके लिए सारा खाका भी तैयार हो चुका है। तो क्या आपको इसकी सूचना मिल चुकी है या अभी पता नहीं? आप नहीं, ये जो बात हो रही है इस पर सभी वक्फ बोर्ड इकट्ठा नहीं है। ये जो है ना, जो आप सूचना दे रहे हैं, एक रीजनल जो है वक्फ बोर्ड में, मैं आपको बताऊं, सुन्नी बोर्ड भी है, सिया बोर्ड भी है, कई जगह अलग अलग बन गए हैं, दहलवी है, बरेलवी है और इस तरह के भी हैं। तो ये जो बोर्ड हैं, ये कुछ लोगों ने केवल बैठे हुए घोषणा है। ये सभी जितने मैंने आपको बताया, केवल हिंदुस्तान के अंदर यदि 5 लाख 5.5 लाख गांव हैं, 6000 ब्लॉक है, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जहाँ पे 2, 4, 5
वक्फ बोर्ड ना हो। लाखों वक्फ बोर्ड अलग अलग उनकी कमेटियां हैं, उन कमेटियों के झगड़े चल रहे हैं, कुछ लोकल कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो ये जो घोषणा है ये कुछ लोगों ने बैठ के कर दी, उनको पूरे देश की ना तो सहमति है, ना सम्मति है, ना इसको कोई कानून है, ना केंद्र सरकार इस पे राजी है, ना स्टेट सरकार राजी है। वो केवल एक एक स्टेटमेंट दे देते हैं जब कोई एक केस आता है। इसके लिए सबसे पहले ये जो आज मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे जो मीडिया, क्योंकि आप ही ताकत हैं जो इस चीज़ को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, उनको जागृत कर सकते हैं कि आपका धर्म के नाम पर ऐसा हुआ। ऐसा सब धर्मों में होता है, मैंने बताया क्रिश्चियन धर्म में भी हुआ, ये हिंदू धर्म में भी आसाराम वगैरह कुछ लोगों ने ऐसा किया। लेकिन जब जागृति हुई तो जागृति से वो चीज़ें सामने आई। आज भी कम से कम 5 लाख मंदिरों का जो टोटल संपत्ति होगी वो संपत्ति होगी कम से कम 50 लाख करोड़, जो सरकार का कब्जा है, सरकार के अफसर बैठे हुए हैं, तो उसका सही तरह हो रहा है। अदरवाइज वहाँ भी व्यवस्था थी, वहाँ भी गंदगियाँ हुआ करती थी। सरकार की निगरानी में ही काम कर रहा है। किसका? तो वक्फ बोर्ड क्या पूरी तरह स्वतंत्र है सरकार का? देखिए ये वक्फ बोर्ड ऐसा होता है, ये जो वक्फ जैसे ट्रस्ट एक्ट है, सर इधर देखो, जैसे ट्रस्ट है या सोसाइटी आप बनाते हैं, जैसे आप कंपनी बनाते हैं, कंपनी होती है उसके लिए क्या कहते हैं, कमाने के लिए। इसी तरह ट्रस्ट या सोसाइटी होती है। ट्रस्ट या सोसाइटी में ये होता है कि ट्रस्ट और सोसाइटी का पैसा डिविडेंड की तरह नहीं बांटा जा सकता, उसी में लगता जाता है। ट्रस्ट और सोसाइटी में जैसे मंदिर है या कोई भी है, वो पैसा उसमें कमा सकते हैं, लेकिन कमाने के बाद में उसको उसी में लगाना होता है। केवल 85% पैसा उसी में लगाना होता है, 15% पैसा आप अगले साल खर्च कर सकते हो। अब क्या हो रहा है, इसी तरह ये वक्फ बोर्ड भी, जिस तरह ट्रस्ट एक्ट है इसी तरह वक्फ बोर्ड है, ये इंडिपेंडेंट है, ये सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार की रेगुलेशन जरूर है, रेगुलेशन इस बात पे है। अब चलते चलते छोटे शब्दों में आप चाहते क्या है, किससे क्या चाहते हैं वो बताइए। हमने पहली चीज बताया, जो आपकी है मांग ये है कि इसका प्रॉपर ऑडिट हो, और जो लोग प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको हटाया जाए। उनकी जगह यदि सरकार या तो टेक ओवर करे, या सरकार ऐसे लोगों को चुने या उनको नॉमिनेट करे जो नियम का पालन करें। जो नियम का पालन नहीं करें, जो उसके फंड में गड़बड़ी करें, और कोई भी ट्रस्ट की संपत्ति भी बेचने का अधिकार नहीं है, इसी तरह वक्फ की संपत्ति भी बेचने का अधिकार नहीं। जो भी अनऑथोराइज्ड बिक्री हुई हैं, अनऑथोराइज्ड जिन्होंने कब्जे किए हैं या खरीदने वालों ने किए हैं, उन लोगों को हटाया जाए। क्योंकि धर्म के नाम पर आप आर्थिक गोलमबाजी ना की जाए, और दूसरी चीज़ ये भी किया जाए कि जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं और पॉलिटिक्स में आते समय उनको सूचना दी जाए कि भाई मैं कितने कितने वक्फ बोर्ड में किस पोजीशन पे हूँ और कितनी उसकी संपत्ति है, जिससे ये पता लग सके कि वो उसने अपनी सत्ता काल के टाइम पे उसकी संपत्ति और उस जगह का दुरुपयोग नहीं किया। इसका बहुत बड़ा करीब 200 पेपर का 200 पेज का वो है, लेकिन मीडिया है, मीडिया में छोटी बात है, लेकिन फिर मिलेंगे, फिर मैं और आपको बताऊंगा।